Hello friends, this is Team Super Simplified and today we are here with daily news analysis for 28th July 2017. So let's get started. So the first news item here is scientists just successfully edited the first human embryo ever. ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में. सो द साइंटिस्ट फ्रॉम ओरेगन हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी यूएस फॉर द फर्स्ट टाइम हैव सक्सेसफुली एडिटेड जीन्स ऑफ ह्यूमन एम्ब्रायो. ठीक है, तो यहाँ पे जीनोम एडिटिंग की बात हो रही है एंड दिस वॉज डन टू करेक्ट डिफेक्टिव डीएनए दैट कॉज्ड इनहेरिटेड डिजीजेस. तो क्या होता है कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है और वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता है. तो अगर उसमें कुछ डिफेक्ट्स होते हैं तो दोज डिफेक्ट्स ऑल्सो पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ सम इनहेरिटेड डिजीजेस. तो ये काफ़ी कॉमन ऑब्जर्वेशन है. तो यहाँ पे ट्राई ये किया गया है कि जो पेरेंट का जो डीएनए है उसमें जो डिफेक्ट है उसको किसी तरह से निकाला जाए, उसको रिमूव किया जाए और जब इस तरह का रेक्टिफाइड डीएनए जब आगे पास ऑन होगा नेक्स्ट जनरेशन को, सो इट विल बी अ रेक्टिफाइड डीएनए और उसमें वो वाला जो डिफेक्ट है वो नहीं होगा, वो इनहेरिटेड डिजीज जो है वो नीचे पास नहीं होगी. ठीक है, तो यहाँ पे जो टेक्निक यूज़ की गई थी इसके लिए डीएनए एडिटिंग के लिए उसको बोला जाता है CRISPR-Cas9. So this is the DNA editing technique that was used to alter human DNA in a single cell embryo. So embryo की जब लाइफ साइकिल जस्ट स्टार्ट होती है, इट इज़ अ सिंगल सेल एम्ब्रायो, तो उसी इनिशियल स्टेज में उसके DNA को एडिट किया गया, राइट, यूजिंग द CRISPR-Cas9 टेक्निक विच अलाउ स्पेसिफिक सेक्शंस ऑफ DNA टू बी अल्टर्ड और रिप्लेस्ड. ठीक है, तो आपके पास जो DNA है, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसका, उसमें से आपको जो डिफेक्टिव पोर्शन है यू हैव टू रिमूव इट एंड यू हैव टू रिप्लेस इट विद अ हेल्दी पैटर्न, राइट. And in this case, scientists had used sperm donated from men who carried inherited disease mutations, and this was done to demonstrate that genes can be corrected, right? And this technique is known as germline engineering. Germline genetic modification is a form of genetic engineering which involves changing genes in eggs or sperms or very early embryos like single cell embryos in the initial stages of its life cycle. And this type of engineering is inheritable, meaning that the modified genes would appear not only in any children that resulted from the procedure but in all the succeeding generations. So that means this correction is once and for all. तो उसके बाद में जो भी नीचे आने वाले जो जनरेशन्स हैं उसमें वो डिफेक्ट नहीं पाया जाएगा एक बार रेक्टिफाई करने से. दैट विल बी फॉर एवर, राइट. So that is germline engineering and what technique was used here is CRISPR-Cas9, right. तो इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं. व्हाट इज CRISPR-Cas9 टेक्निक. तो CRISPR का सबसे पहले फुल फॉर्म है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, right. So CRISPR-Cas9 is a genome editing tool that's able to cut DNA in a targeted fashion, allowing scientists to accurately edit the building blocks of life. And इसको अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो it is just like a find and replace search in a computer document. तो it is like cut copy paste. आप पहले उसको find कीजिए, उसको कट कीजिए और वहाँ से आप उसको रिमूव करके उस किसी और हेल्दी स्ट्रक्चर से रिप्लेस कीजिए. It is like that. And scientists believe that one day CRISPR would allow us to delete genes in order to eradicate genetic diseases and also add in new genes in order to vastly improve various biological functions or even genetically modify human embryos in order to create a entirely new class of humans or maybe superhumans. And this is the diagram here. This is a pictorial representation. So our DNA is like this, a double helical structure. और इस टेक्निक में किया क्या जाता है कि जो अनहेल्दी पोर्शन होता है उस पार्ट को कट कर दिया जाता है. ठीक है, सो दिस पार्ट इज रिमूव्ड एंड इट इज़ रिप्लेस्ड बाय अ हेल्दी पैटर्न एंड दैट हेल्दी पैटर्न इज फिक्स्ड हियर. सो ये वाली जो टेक्निक है इसको बोला जाता है CRISPR-Cas9. ओके, सो आई गेस इट इज़ क्लियर नाउ. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आइटम. द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम इज सुप्रीम कोर्ट पुट्स एन एंड टू इमीडिएट अरेस्ट इन डाउरी केसेस, राइट. सो काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है ये. तो पहले क्या होता था कि अगर वाइफ कंप्लेन करे कि हस्बैंड की तरफ से कुछ हरासमेंट है, उनकी फैमिली मेम्बर्स की तरफ से कुछ हरासमेंट है, तो हस्बैंड एंड फैमिली मेम्बर सारे के सारे अरेस्ट हो जाते थे एंड इन्वेस्टिगेशन बाद में होता था, अरेस्ट पहले होता था. एंड दैट वाज एज पर द सेक्शन 498A ऑफ इंडियन पीनल कोड. इंडियन पीनल कोड में ये प्रोविजन था. तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल्ड दैट पुलिस कैनॉट अरेस्ट द अक्यूज्ड विदाउट कंडक्टिंग अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी अंडर द डाउरी हरासमेंट केसेस, राइट. सो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी आपको करनी पड़ेगी. इट इज़ नॉट लाइक यू फर्स्ट अरेस्ट देम एंड देन यू कंडक्ट द इंक्वायरी, राइट. बिकॉज इसका रीज़न ये है कि देर आर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मिसयूज ऑफ दिस एक्ट. तो बहुत सारे फॉल्स केसेस अभी आए हैं प्रीवियस ईयर्स में, तो इस वजह से ये डिसीजन लिया गया है, राइट. एंड नाउ द केसेस अंडर सेक्शन 498A ऑफ IPC विल बी रिफर्ड टू फैमिली वेलफेयर कमिटीज़. तो ये जो रूलिंग आई है उसके बाद से नाउ फैमिली वेलफेयर कमिटीज़ वाला एक कॉन्सेप्ट दिया गया है. तो फैमिली वेलफेयर कमिटीज़ फॉर्म की जाएंगी हर एक डिस्ट्रिक्ट में, राइट. और
और उसमें 3 मेंबर्स होंगे। वो सोशल वर्कर्स हो सकते हैं, रिटायर्ड पर्सन्स, पैरालीगल, वॉलंटियर्स या सूटेबल एंड विलिंग सिटीजन्स। तो 3 मेंबर होंगे फैमिली वेलफेयर कमेटी में, और ऐसी कमिटीज़ रहेंगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और उनको ये केस रेफर किया जाएगा। इस तरह का अगर केस आता है पुलिस के पास तो इट विल बी रेफर टू देम। वो अपना इन्वेस्टिगेशन करेंगे, सबसे पहले वो असेसमेंट करेंगे, एंड देन दे विल गिव द रिपोर्ट टू द पुलिस और अदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, राइट। सो उसके बेसिस पे एक्शन लिया जाएगा। देयर विल नॉट बी एन इमीडिएट अरेस्ट। बट ये जो प्रोविजन है वो एक केस में अप्लाई नहीं होता जहाँ पे देयर आर टेंजिबल फिजिकल इंजरीज या फिर डेथ है, तो उस केस में अरेस्ट इमीडिएट किया जा सकता है। अदरवाइज जो नॉर्मल केसेस हैं जिसमें जस्ट एक कंप्लेन आई हुई है, उसमें पहले फैमिली वेलफेयर कमिटीज़ को केस रेफर किया जाएगा, वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, पुलिस को रिपोर्ट देंगे, एंड देन पुलिस कैन टेक एन एक्शन अकॉर्डिंगली, राइट। सो ये एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है, जस्ट कीप दिस इन माइंड। Now let's come to the next news item. Sri Lanka to sell Hambantota port to Chinese operator. International relations में काफ़ी important news है ये. So Sri Lanka has given a final go ahead to sell 70% of the port of Hambantota. Hambantota जो है वो पोर्ट है श्रीलंका में, सदर्न पार्ट में, एंड इसको चाइनीज़ फंड से डेवलप किया गया था, और अभी श्रीलंका जो है वो इसका कुछ पार्ट चाइना को बेच रहा है, आई मीन लीज पे दे रहा है, ठीक है। 70% ऑफ द पोर्ट विल बी गिवन टू चाइना फॉर $1.1 billion, राइट। And very importantly, this move has come at a time when there are high tensions between India and China over the Doklam issue. And China की जो ये स्ट्रैटेजी है इसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के नाम से भी जाना जाता है। सो जो इंडियन ओशन रीजन है, जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे चाइना अपने प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। फॉर एग्जांपल मालदीव्स में उन्होंने पोर्ट बनाया, अभी उन्होंने श्रीलंका में हम्बनतोता, देन बांग्लादेश में, म्यांमार में, एंड देन केनिया में, जिबूती में, और पाकिस्तान में ग्वाडर पोर्ट। सो इट इज़ स्ट्रेंथनिंग इट्स प्रेजेंस इन द इंडियन ओशन रीजन, राइट, एंड दैट इज नोन एज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी। 2013 के मेंस के यूपीएससी के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था फॉर 10 मार्क्स, ठीक है। एंड हम्बनतोता पोर्ट एग्रीमेंट इंक्लूड्स अ प्लान टू ट्रांसफर थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ नियर बाई लैंड टू चाइनीज डेवलपर्स फॉर एन इंडस्ट्रियल पार्क। सो इट इज़ नॉट जस्ट दैट द पोर्ट इज गिवन फॉर यूसेज, उसके आसपास का थाउजेंड्स ऑफ एकड़ जो एरिया है वो भी चाइनीज डेवलपर्स को दिया जाएगा, सो दैट दे कैन सेट अप अ इंडस्ट्रियल पार्क देयर, ठीक है। एंड देर आर लॉट ऑफ प्रोटेस्ट बाय द लोकल कम्युनिटीज़ बिकॉज द स्टील इज टर्म्ड एज चाइनीज कॉलोनाइजेशन बाय देम, क्योंकि कॉलोनाइजेशन का जो एरा था उसमें भी ऐसे ही हुआ था कि व्हेन द फॉरेन पावर्स केम, दे केम एज ट्रेडर्स, दे सेट अप देयर बेसेस एंड देन दे कंट्रोल द एंटायर गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। तो दैट इज़ वाई द लोकल पीपल आर प्रोटेस्टिंग देयर, ठीक है। एंड एज पर श्रीलंकन अथॉरिटीज़ एंड इंडिया हैज़ वेरी क्लियरली कम्युनिकेटेड इट्स कंसर्न्स रिगार्डिंग दिस डेवलपमेंट टू द श्रीलंकन अथॉरिटीज़, एंड they have assured that China will be using this port only for commercial operations and they won't have any power to put it to military use, right? So that is a assurance which has come from Sri Lanka, right? So let's have a look on the maps here. Here we have Sri Lanka, and on the southern side if you see, here we have Hambantota port, right? So this is the location of Hambantota, and this is the string of pearls I was talking about. So in Maldives they are setting up a port, in Sri Lanka Hambantota, in Bangladesh, in Myanmar, right, and Gwadar in Pakistan, then a port in Kenya also, and recently they have established a port in Djibouti as well, right? So China is actually trying to encircle India in the Indian Ocean region, right? So this is what is happening, and this is known as Chinese string of pearls, right? Now let's come to the next news item. Right to education suffering due to funds paucity. रिपोर्ट बाई CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। CAG ने ये बोला है कि RT इज सफरिंग ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स, राइट। सो लैक ऑफ फंड्स भी है और साथ में अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स भी है, विल जस्ट सी। सो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो 2009 में आया था और 2010 1 अप्रैल से ये इंप्लीमेंट किया गया था, ठीक है। एंड इट डिस्क्राइब्स द मोडालिटीज ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 and 14 years in India, and this has inserted Article 21A in the Constitution, और ये फंडामेंटल राइट में एक और राइट जुड़ गया, राइट टू एजुकेशन, एंड दिस इज मेंशन्ड इन द Article 21A and it was inserted in 2009 through Right to Education Act. So education is made a fundamental right, and it requires all the private schools except the minority institutions to reserve 25% of the seats for poor and other categories of children, and the expense borne by the school for these children will be reimbursed by the state as a part of public-private partnership plan. The issue is that the scheme is not materializing as expected, और जो ड्रॉप आउट रेट है इंडिया में काफ़ी सीरियस है, वो काफ़ी सीरियस कंसर्न है। Nationally, if we see, then 29% of the children drop out before completing 5 years of primary school, 43% before finishing upper primary school, and high school completion is only 42%, ठीक है। So this lands India among the top 5 nations for out of the school children of primary education age. तो इसमें काफ़ी स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, उसी के लिए राइट टू एजुकेशन, सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील, ऑल दीज स्कीम्स वर इंट्रोड्यूस्ड फॉर दिस रीज़न।
तो CAG की रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने ये बोला है कि ₹87,000 crore वर्थ ऑफ फंड्स विच वर एलोकेटेड फॉर राइट टू एजुकेशन आर अनयूज्ड बाय द स्टेट्स। सो स्टेट्स के लेवल पे काफ़ी इनएफिशिएंसी है स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एंड दिस रिफ्लेक्ट्स दैट पुअर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स विच हैज़ रिजल्टेड इन नॉन अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स, right? So there is a lot of unutilization of funds, right? So these are the observations, but what are the problems with RT? What are the problems in general apart from the lack of funds or underutilization of funds? So we'll talk about the provisions of RTE and we'll try to find out that is there a scope of improvement. तो पहली बात यह है कि इसमें एज क्राइटेरिया है, the act allows only children between 6 to 14 years to get privileges. So it leaves out 0 to 6 years and 14 to 18 years. Despite India has signed the UN Charter which states clearly that free education should be made compulsory to children of 0 to 18 years old. So pre-schooling के लिए इसमें कोई प्रोविज़न नहीं है और जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन है उसके लिए भी यहाँ पे कोई प्रावधान नहीं है. And there is no detention policy here. Every student will be passed to the next class. उनको नहीं रोका जा सकता. There is no detention policy. And what happens? It promotes insincerity among the students and they take their studies very carelessly. And because of that and because of other reasons, the learning outcomes are low. That is what is observed here. And another aspect is that the government reimburses only the fees to the schools. But there are many overhead expenses apart from the fees which schools will incur, and that will not be reimbursed by the state. So it becomes a burden for the private school to implement these kind of schemes. And when we talk about the student and the family, then only the fees is borne by the government. There are still other expenses like uniform, books and many other expenses related to education in today's world. So poor parents may find it difficult to send the kid to school even though government has made the fees part free. And many schools in the country continue to lack adequate drinking water facilities, playgrounds or necessary infrastructure which is prescribed by the act. So ये सारे shortcomings हैं RTE Act में, and that is why there are some practical difficulties in achieving the goals which were actually envisaged during the enactment of the act. Now let's come to next news item. Niti Aayog clears 6 proposals for high-tech public transportation. So Niti Aayog जो है National Institution for Transforming India, it has approved 6 transport proposals which are Metrino, Hyperloop, pod taxis, straddler buses, hybrid buses and freight railroad. राइट. सो ये सारे मॉडर्न ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स हैं और जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है उन्होंने नीति आयोग से अप्रूवल मांगा था ये एक्सपेरिमेंटेशन बेसिस पे कुछ पायलट प्रोजेक्ट करने के लिए, and they have got the approval, right? So after getting the go ahead from Niti Aayog, the Transport Ministry has formed a 6-member committee which comprises of some retired railway officials, and they will study the feasibility and the international best practices in these areas. Okay, and ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि करंट जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है इंडिया में जो मेजर सिटीज़ में, it is not able to take the load, it is not able to resolve the traffic woes, and the new methods are more efficient and they are also cost effective in the long run, right? So हम ये सब चीज़ों की बात कर रहे हैं. मेट्रिनो मतलब दिस इज़ मेट्रिनो. तो मेट्रिनो में क्या होता है कि इट इज़ अ फुली ऑटोमेटिक ड्राइवरलेस स्मॉल पॉड विच ट्रैवल्स इंडिपेंडेंटली एंड इट इज़ सस्पेंडेड ओवर अ ओवरहेड नेटवर्क. ठीक है, तो यहाँ पे ओवरहेड नेटवर्क आपको दिख रहा है, ये एयर में इस तरह से रहेगा लाइक अ केबल कार, एंड इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ पैसेंजर्स ही बैठ सकते हैं. इट इज़ एंड देयर इज़ नो ड्राइवर, इट इज़ कंट्रोल्ड फ्रॉम अ सेंट्रल लोकेशन. ओके, देन वी हैव स्ट्रैडलर बसेस, इस तरह की जो बसेस हैं. देन वी हैव पॉड टैक्सीज. पॉड टैक्सी भी स्मॉल ऑटोमेटेड व्हीकल ही है विच विल कैरी अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पैसेंजर्स. देन वी हैव हाइपरलूप. हाइपरलूप काफ़ी इंटरेस्टिंग है. सो इसमें क्या रहेगा कि देर विल बी अ पॉड लाइक व्हीकल एंड इट विल बी प्रोपेल्ड थ्रू अ नियर वैक्यूम ट्यूब एंड दिस विल बी प्रोवाइडिंग स्पीड्स विच इज इक्वलेंट टू एयरक्राफ्ट एंड इन सम केसेस मोर देन द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट. ओके, सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग हाइपरलूप वाला जो कॉन्सेप्ट है. उसके बाद अलग से फ्रेट रेल रोड रखने का भी प्लान है और हाइब्रिड बसेस को प्रमोट किया जाएगा. सो दीज आर द 6 इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी एक्सपेरिमेंटिंग विद. Now let's come to next news item. Panama Papers impact on Pakistan. So पाकिस्तान से ब्रेकिंग न्यूज़ ये आई है कि वहाँ के जो PM है नवाज शरीफ, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है. He has resigned and he has resigned because a 3-member bench of Supreme Court of Pakistan has disqualified Nawaz Sharif from PM's office. And why was he disqualified? Because recently when Panama Papers scandal was unearthed, that time Nawaz Sharif was also accused and there were some allegations against him and his family members, his sons and his daughter. And the allegation was that he was acting as a director in a company registered in UAE while he was heading the government, right? So that was the allegation against him. So joint investigation committee was set up and court ने सारा investigation study किया, सारा matter study किया, and after that they have disqualified him from office. ठीक है. And what was Panama paper leak? Just a refresher, it was a huge leak of documents that exposed how the rich and powerful use tax havens to hide
देयर वेल्थ। तो इंडिया से भी कई नाम थे, जैसे अमिताभ बच्चन एंड ऐश्वर्या राय का भी नाम था उसमें, ठीक है, एंड कुछ पॉलिटिशियंस का भी नाम था। एंड द फाइल्स वर लीक्ड फ्रॉम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट सीक्रेटिव कंपनीज, अ पनामियन लॉ फर्म कॉल्ड मोसैक फोंसेका। तो मोसैक फोंसेका के रिकॉर्ड्स लीक हो गए थे ये, और वहाँ से ये सारे नाम जो है इंटरनेशनल लीडर्स के काफ़ी नाम थे, काफ़ी बड़े बड़े नाम थे इंटरनेशनल लेवल पे पॉलिटिशियंस के, ठीक है। सो ये हमको एक उसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। So let's move on to the next news item. Government launches 2 apps to send alerts on earthquake parameters and oceanic disturbances. So government has launched 2 mobile apps, India Quake and Sagarwani. So India Quake is for dissemination of earthquake parameters and this is developed by National Center for Seismology. और सागरवाणी जो है it is an app to disseminate ocean related information and alerts like high waves जब आने वाले होते हैं तो that information, high waves and tsunami early warning to the coastal community, especially fishermen, because they will be going in the sea to catch fish, and this information will be provided in timely manner for their safety. So Sagarwani जो है it is integrated information dissemination system and this is a software platform where various dissemination modes will be integrated on a single central server and services will be disseminated in the local language. और यहाँ पे जो system है it can send information in the regional languages through various platforms such as radio, television, voice calling, text service, सोशल मीडिया, मोबाइल ऐप्स, ईमेल। तो सारे जो ये जो है वो मल्टी मॉडल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन रहेगा यहाँ पे और एक सेंट्रल सर्वर से इसको कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है। That is Sagarwani and it is developed by INCOIS, Indian National Center for Ocean Information Services, ठीक है। So that's all guys, that's all for today. If you like this video, please do subscribe to the channel so that you get latest notifications, and please provide your feedback in the comment section. Please hit the like button and please share these lectures with your friends so that they can also get benefited from this initiative. So we will see you tomorrow. Till then, take care, bye bye, and prepare well.